बजट 2026 आउट हो चुका है। इस बजट से जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे कि आम जनता को भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो क्या है ये पॉइंट, समझते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, बेसिक एग्जामिशन लिमिट को इंक्रीज नहीं किया गया है। तो बेसिक एग्जामिशन लिमिट क्या होती है, ये वो लिमिट होती है जिस लिमिट तक किसी पर्सन को ना तो टैक्स पे करना होता, ना ही उसके ऊपर आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट होती है। ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करें तो 3 बेसिक एग्जामिशन लिमिट होती है। अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो 2.5 लाख रुपए, 60 साल या उससे ज्यादा की एज है तो 3 लाख रुपए, और 80 साल और उससे ज्यादा की एज है तो 5 लाख रुपए। वहीं अगर न्यू टैक्स रेजिम की बात करें तो आपकी एज चाहे कुछ भी हो, 4 लाख रुपए तक की इनकम होती है तो ना तो आपको आईटीआर फाइल करना होता, ना ही कोई टैक्स पे करना होता है। बट इस लिमिट को एज इट इज रखा गया है, इंक्रीज नहीं किया गया है। उसके बाद बात करते हैं टैक्स स्लैब के बारे में। तो हमारी 2 टैक्स रेजिम होती है, ओल्ड टैक्स रेजिम एंड न्यू टैक्स रेजिम। ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करें तो 3 टैक्स स्लैब होती है। अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो जो टैक्स स्लैब होती है वो अलग होती है। 60 सालों से ज्यादा के लिए टैक्स स्लैब अलग होती है। 80 सालों से ज्यादा के लिए टैक्स स्लैब अलग होती है। और अगर न्यू टैक्स रेजिम की बात करें तो आपकी एज चाहे कुछ भी हो, एक ही टैक्स स्लैब होती है। जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 की टैक्स स्लैब थी, फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए भी वही एप्लीकेबल होंगी। कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई बेनिफिट इसमें प्रोवाइड नहीं किया गया है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 87A की रिलीफ की। तो टैक्स पेयर को लगता था कि इस साल तो कैपिटल गेन की इनकम पर सेक्शन 87A की रिलीफ का बेनिफिट मिल ही जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ है। तो अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए तक है, बट उस इनकम में अगर आपके कैपिटल गेन इंक्लूड है तो उस कैपिटल गेन पर आपको टैक्स पे करना होगा। 87A की रिलीफ का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की। तो सैलरीड एम्प्लॉय को लगता था कि इस साल स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ इंक्रीज हो ही जाएगा जिससे उनको टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करेंगे 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन है। न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करेंगे 75,000 रुपीज की है, जो कि फाइनेंशियली 25-26 में मिल रही थी, सेम 26-27 में भी मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं एसटीटी ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शंस। एसटीटी मीन सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो इसको इंक्रीज कर दिया गया है। फ्यूचर पर 0.02% से 0.05%, ऑप्शन प्रीमियम पर 0.1% से 0.15% एंड एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन पर 0.125% से 0.15% का इंक्रीज कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी ट्रेडिंग एक्सपेंसिव हो जाएगी और इससे उनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, उनकी कॉस्ट इससे इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं रिमूवल ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन ऑन डिविडेंड एंड म्यूचुअल फंड इनकम। तो होता क्या था, जो पर्सन लोन को लेकर किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते थे या म्यूचुअल फंड्स को खरीदते थे, तो इस केस में उस डिविडेंड इनकम होती थी, म्यूचुअल फंड की जो इनकम होती थी, उसमें से उस लोन की जो इंटरेस्ट वो पे करते थे वो माइनस हो जाती थी। तो इससे उनकी इनकम कम हो जाती थी और उनका टैक्स भी कम हो जाता था। बट अब इस प्रोविजन को रिमूव कर दिया गया है। अगर आप लोन लेकर शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स को परचेज करते हैं तो उस लोन की इंटरेस्ट की डिडक्शन अब आपको नहीं मिलेगी, तो टैक्स भी आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा और जो पोस्ट टैक्स रिटर्न होता था वो भी अब कम हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के टैक्सेशन में चेंज हो गया है। तो देखिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं, जब अगर आप इनको 8 साल तक रखते हैं उसके बाद ये मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर पर इनका जो कैपिटल गेन होता था वो फुली एग्जेम्प्ट होता था, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। 1 अप्रैल 2026 से क्या होगा, जो आरबीआई इशूड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है केवल उनकी मैच्योरिटी पर जो कैपिटल गेन्स होते हैं वो ही एग्जेम्प्ट होंगे। अगर आप सेकेंडरी मार्केट से या लोकल मार्केट से कोई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को परचेज करती हैं तो इनके रिडेम्पशन पर जो कैपिटल गेन्स होते हैं उन पर आपको टैक्स पे करना होगा। तो 8 साल के बाद ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होंगे तो आपको 12.5% की रेट से टैक्स पे करना होगा। इसके बाद बात करते हैं शेयर्स के बायबैक से रिलेटेड। तो देखिए बायबैक क्या होता है, जब कंपनी अपने शेयर होल्डर से अपने खुद के शेयर्स को वापस खरीद लेती है तो उसको बोला जाता है बायबैक। अब लेट्स सपोज किसी शेयर होल्डर के पास में 1000 शेयर्स हैं, 10 रुपए वाले, मतलब 10,000 के शेयर्स हैं, और कंपनी उन शेयर्स को 50 रुपए के हिसाब से खरीद लेती है। तो शेयर होल्डर को यहाँ पे 50,000 रुपए कंपनी से मिल जाती है। अब 2024 में क्या अमेंडमेंट आई थी कि ये जो 50,000 रुपए शेयर होल्डर को कंपनी से मिल रहे हैं ये उनकी डिविडेंड इनकम मान ली जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाकर स्लैब रेट से टैक्सेबल हो जाएगी, और इन शेयर्स को बाय करने की उनकी जो कॉस्ट थी 10,000 रुपए, ये इनका कैपिटल लॉस हो जाएगा। तो बड़ी अजीब सी ही ये अमेंडमेंट थी। उन टैक्स पेयर्स को नुकसान हो रहा था जिनके पास कोई कैपिटल गेन्स ही नहीं होते थे। तो यहाँ पर उन्होंने बजट 2026 में अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और उन्होंने बोला कि यहाँ पर 40,000 रुपए के जो गेन्स हो रहे हैं वो कैपिटल गेन की इनकम होगी शेयर होल्डर की, और
पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। बट यहाँ पर नुकसान हो रहा है प्रमोटर्स को, तो जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ जाएगा। अगर कॉर्पोरेट प्रमोटर्स हैं तो 22% का टैक्स उनको पे करना होगा, और अगर नॉन कॉर्पोरेट प्रमोटर्स है तो उनका इफेक्टिव टैक्स हो जाएगा 30% का। नेक्स्ट है विड्रॉल ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन टैक्स रिलीफ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है हमारे डिफेंस पर्सनल्स के लिए। तो देखिए होता क्या था, हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल होते थे या पैरामिलिट्री पर्सनल्स होते थे, ये रिटायर हो जाते थे, उसके बाद में इनको कोई डिसेबिलिटी पेंशन मिलती थी, तो वो जो पेंशन होती थी वो फुली एग्जेम्प्ट होती थी। बट 1 अप्रैल 2026 से ऐसा नहीं होगा, केवल उन्हीं पर्सनल्स के लिए ये डिसेबिलिटी पेंशन जो है वो टैक्स फ्री होगी जिनको ड्यूटी के दौरान कोई डिसेबिलिटी हो गई थी, या जो पहले से ही थोड़ा बीमार थे बट ड्यूटी के दौरान उनकी डिसेबिलिटी ज्यादा सीवियर हो गई जिस वजह से उनको प्री मैच्योरली रिलीज करना पड़ा, तो उनको जब ये पेंशन मिलती है वो ही फुली एग्जेम्प्ट होगी। ऐसे पर्सनल जो कि सुपर एनुएशन या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके हैं और इनको डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है तो उनको अब टैक्स पे करना होगा। इसके बाद बात करते हैं अल्कोहल की। तो देखिए अल्कोहल अब कॉस्टली हो जाएगी, क्योंकि जो भी होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है या रिटेलर्स हैं, जब ये मैन्युफैक्चरर से अल्कोहल को परचेज करते हैं तो इनको 2 तरह के टैक्स पे करने होते हैं, एक स्टेट एक्साइज ड्यूटी और दूसरा होता है टीसीएस। तो ये जो टीसीएस था पहले 1% का था, अब ये जो टीसीएस है वो 2% का हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्कोहल की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए ऑफिस में जो आप कॉफी पीते हैं वो भी अब एक्सपेंसिव हो जाएगी, कैसे उसको समझते हैं। तो देखिए आपके ऑफिस की पेंट्री में, कैफेज में, एयरपोर्ट में, कॉर्पोरेट्स में जो कॉफी बनाने की मशीन होती है, इस मशीन को जब इंपोर्ट किया जाता है तो इस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। इस कस्टम ड्यूटी पे पहले कंसेशन मिल जाता था जिससे ये मशीन सस्ती हो जाती थी, बट अब इस कंसेशन को हटा दिया गया है, अब पूरी कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, जिससे मशीन जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएंगी, इनका ऑपरेशन मेंटेनेंस भी एक्सपेंसिव हो जाएगा और इसकी जो कॉस्ट है वो आपके पर कप कॉफी से वसूली जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं टैक्स ऑडिट के डिफॉल्ट से रिलेटेड। तो देखिए पहले जब टैक्स ऑडिट का डिफॉल्ट अगर आप करते थे, लेट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करते थे, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती थी। इस पेनल्टी में असेसिंग ऑफिसर का डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व होता था। अगर असेसी ये प्रूव कर देता था कि एक जेन्युइन रीजन है जिस वजह से वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं कर पाया है, तो असेसिंग ऑफिसर इसको वेव भी कर सकता था। बट अब इस पेनल्टी को फीस का नाम दे दिया गया है, तो जो फीस होती है वो ऑटोमेटेड होती है, इसमें असेसिंग ऑफिसर का डिस्क्रिप्शन नहीं आता। तो अगर अब आप क्या होगा, एक दिन भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट को लेट फाइल करेंगे तो ऑटोमेटेड फीस लग जाएगी। ये फीस कितनी होगी, अगर एक दिन का डिफॉल्ट होता है तो आपको 75,000 रुपीज पे करने पड़ जाएंगे, और 30 दिन से ज्यादा का डिफॉल्ट करते हो तो 1.5 लाख रुपए अब आपको पे करने पड़ जाएंगे। तो जो बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल्स हैं, अब वो फाइलिंग में डिफॉल्ट करना उनको बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। उसके बाद में जो ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट है, एसएफटी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, अगर इसके फाइलिंग में डिफॉल्ट कर जाते थे तो पहले पेनल्टी थी जो कि कम हो सकती थी, वेव भी हो सकती थी। अब इसको जो पेनल्टी है उसको भी फीस में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि अब पे करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर नॉन कॉर्पोरेशन, ये भी इंक्रीज हो गई है। तो अगर टैक्स अथॉरिटीज जब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं और असेसी इसमें कॉपरेट नहीं करता, तो पहले 1000 रुपए की पेनल्टी लगती थी, अब ये पेनल्टी जो है वो 25,000 रुपए तक इंक्रीज कर दी गई है। उसके बाद में रिवाइज्ड आरटीआई की बात करें तो आप सभी को पता होगा रिवाइज्ड आरटीआई की ड्यू डेट भी अब एक्सटेंड हो गई है। पहले हम 31 दिसंबर तक ही अपनी आईटीआई को रिवाइज कर पाते थे अगर आईटीआई में कोई मिस्टेक हो गई है। अब आप 31 मार्च तक अपनी आईटीआई को रिवाइज कर पाएंगे, बट 31 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक जो भी आईटीआर रिवाइज होंगी उसमें आपको एडिशनल फीस पे करनी होगी। 5 लाख रुपए तक की इनकम है तो 1000 रुपए की एडिशनल फीस पे करनी होगी, और 5 लाख से ज्यादा की अगर आपकी इनकम है तो 5000 रुपए की फीस आपको पे करनी होगी। उसके बाद में कोई मेजर रिलीफ नहीं दिया गया। डेली के जो एसेंशियल्स हैं, डेली में यूज होने वाले सामान है, तो उससे रिलेटेड कोई बिग रिलीफ या जीएसटी रिलीफ इस बजट में नहीं दिया गया है। उसके बाद में अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट को लेकर, तो उसके लिए भी कोई क्लियर विजन इस बजट में नहीं दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें ऐसे सेक्टर, एजुकेशन है, फार्मर्स है या वर्किंग पुअर है, ये जो सेक्टर्स हैं इनको भी नेग्लेक्ट किया गया है बजट में, इनसे रिलेटेड भी कोई क्लियर कट बात नहीं हुई है। तो ये थे बजट से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट जो मुझे लग रहा था कि आम जनता पर नेगेटिवली इंपैक्ट डाल रहे हैं। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बजट से रिलेटेड, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज को रेगुलरली शेयर करते रहते हैं।
So see you in the next video. Thank you so much.